बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अगला मरहला यानी कि फैज़ हमीद साहब को बाकायदा तौर पे चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ISPR के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर आज ये खबर सामने आई है ISPR की जानिब से कि उनको कोर्ट मार्शल जो है चार्जशीट कर दिया गया है। कोर्ट मार्शल का सिलसिला उनका जारी है। नाज़रीन, कानून के मुताबिक तमाम कानूनी जो है हकूक़ फ्राहम किए जा रहे हैं, ये कहना है ISPR का। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान उन्होंने ये डिटेल बताई है। नाज़रीन, इससे पहले आपको बताते चलें कि पाक फ़ौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फ़ौजी तहवील में लिया था। इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ा जाता है बानी PTI के साथ, यानी कि इमरान खान साहब के साथ, के उनकी चूँकि दौरे हुकूमत में वो उनके फेवरेट होते थे फैज़ हमीद साहब, तो कहीं ना कहीं इनका कोई कनेक्शन है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, फैसल वाडा साहब ने भी इस हवाले से बात की है और उनके मुताबिक फैज़ हमीद मोहरा है, इमरान खान ने इस्तेमाल किया है इस मोहरे को। तो नाज़रीन, क्या ये जो फैज़ हमीद पे चार्जशीट हुई है इसको बाकायदा तौर पे समझा जाए कि कहीं ना कहीं किसी हद तक ये बानी PTI पे भी चार्जशीट है और उनके लिए भी मज़ीद टफ टाइम हो सकता है? क्या बानी PTI को भी फ़ौजी अदालतों में भेजा जा सकता है? उनका भी ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा, क्योंकि रियासत ने बाकायदा तौर पे हमारी हुकूमत ने बाकायदा तौर पे उनके ख़िलाफ़ जो है वो स्टार्ट कर दिया है कि उनके ख़िलाफ़ कल ये ख़बर सामने आई थी कि बाकायदा तौर पे उनके ख़िलाफ़ सबूत भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनके जो सोशल मीडिया पे वो लोगों की माइंड मेकिंग कर रहे हैं। इस हवाले से कार्रवाई का जो है फ़ैसला कर लिया गया, लेकिन उसको मशरूत किया गया था कि वफाकी कैबिनेट से इस चीज़ की इजाज़त ली जाएगी। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब आज कौमी असम्बली में खूब गरजे बरसे। ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक PTI ने सुबायत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, यानी कि जो कार्ड अभी ये कह रहे हैं कि बानी PTI ने कहा कि मेरे पास एक और कार्ड भी है, नया कार्ड। तो वो कार्ड जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है, जो कि उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि सिविल नाफरमानी का कार्ड होगा। उससे पहले उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी। नाज़रीन, सवाल बड़ा अहम है, उन्होंने तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, लेकिन हुकूमत का मूड नहीं लग रहा उस मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत करने का, क्योंकि जिस दिन ये मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI की जानिब से अनाउंस की गई, तहरीक का भी अनाउंस किया गया, उसी दिन उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी हो गई। तो क्या ये उसी दिन ही गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पे बता दिया गया था कि उनका क्या प्लान है? अब वो टेबल टॉक पे नहीं आएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी टेबल टॉक की तरफ आते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे। वो भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत भी जारी कर दी है कि इस्लामाबाद में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाए। क्या ये जो हिदायत जारी की गई हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको नहीं छोड़ेंगे, या तहरीक इंसाफ की ये जो फाइनल कॉल, तो पहले उसका जो सूरत हाल बनी वो तो सबके सामने ही है, लेकिन अब ये जो नया कार्ड खेलने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्या इस कार्ड पे भी उसके असरात होंगे, मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, और ये कॉल किस हद तक कामयाब रहती है? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ये जो कॉल है ये कामयाब नहीं होगी। या तारड़ साहब ने भी कहा है, ये हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज असम्बली में कहा है कि ये कॉल इनकी कामयाब नहीं होगी। तो इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, दूसरी जानिब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ इज़राइल के मुताबिक इतलात आ रही हैं कि अडियाला जेल में बानी PTI खानदान और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान 24 नवंबर के एहतजाज पे कोई तकरार वगैरह भी हुई है। इस पे भी बात करेंगे कि ये तकरार जो हुई है क्या पार्टी के अंदर खुद ही फूट पड़ती जा रही है, और क्या बानी PTI अपनी पार्टी को संभालने में नाकामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और ये जो एक डेड लॉक बरकरार है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से, आखिर गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, मौलाना फजल रहमान साहब का अगला अमल क्या होगा, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि स्टूडियो में ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद इकबाल साहब सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका भी अमजद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। राना मोहम्मद अरशद साहब PMLN मेंबर पंजाब असम्बली, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मियां सैफ साहब से जान लेते हैं। मियां सैफ साहब, ये बताइएगा, माशाल्लाह इतने सीनियर एनालिस्ट हैं, इतने अरसे से सारे न्यूज़ को भी कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारे हालात आपके सामने हैं, मौजूदा हालात किस जानिब जाते नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल को लेकर अगर बात करें? देखिए, एक तो हमारे यहाँ अलामती जंग भी जारी है, वॉर ऑफ नर्व्स भी, असाबी जंग भी है, और जेस्टर्स की जंग भी है। जैसे मैंने आपके कई प्रोग्राम्स में कहा, ये सियासी शतरंज की बिसात बिछी है। इसमें अलामती इसलिए मैं कहता हूँ, वॉर ऑफ सिंबलिज्म भी होता है, जेस्टर्स।
आप कोई एक पैगाम दे देते हैं, आप कोई एक स्टेटमेंट आ जाती है, आप कोई एक एक्शन ले लेते हैं या एक मिनी एक्शन कह लें, वो उससे थोड़ा तासुर मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर आज खबर ISPR की तरफ से रिलीज हुई है तो उससे भी एक बहुत ज्यादा एक बाकायदा एक गॉसिप फैली है कि जनाब ये तो अब बाकायदा मामला बहुत सीरियस होने लगे हैं। लेकिन ये दो असल में बाज़ औक़ात जो हुकूमती इदारे होते हैं, जब ISPR की जानिब से खबर आती है तो सीरियस ही होती है। नहीं, वो लोग तो समझते हैं, लेकिन ISPR जो है वो सीरियस भी होते हैं लेकिन साथ गेज भी कर रहे होते हैं। यानी कि उनका लोगों की नब्ज पे हाथ भी होता है, उन्होंने ये भी चीज़ों को देखना होता है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो उनके पास चली जाती है ना जी। अगर अनस्टेबल सिचुएशन आती है तो फिर उन्हें कहा जाता है जनाब तुसी संभालो, साढ़े को तो कुछ नहीं हो रहा। आर्टिकल 245 के तहत उनको बुला लेते हैं वज़ीर आज़म साहब, चूंकि इसलिए फिर उन पे ज्यादा बोझ आता है। और फिर आप देखेंगे उनकी बाकायदा जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है, जैग ब्रांच, जिसमें बहुत ज्यादा उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स हैं, सिविल के भी लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो बाकायदा उन्हें बताते हैं। गो के एक आम तासुर है कि जब जैग ब्रांच या आर्मी के ट्रायल्स होते हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उनमें मौका तो दिया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है, जिरा भी होती है गवाहों पे, आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी, corroborating एविडेंस भी होता है। लेकिन कहा जाता है कि चूंकि वो ट्रायल भले वो बड़ा स्पेशल कोर्ट का हो या समरी ट्रायल हो, वो बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है और उसमें बहुत सी चीजें इतनी नोक पलक नहीं परखी जाती जिस तरह के हमारे यहाँ सिविल ट्रायल में होती है, क्योंकि सिविल ट्रायल में बड़ा लंबा हो जाता है मामला। अब आगे जो बात आप कह रही है कि खराबी की, खराबी तो देखें मौजूद है, खराबी तो उसी दिन से होगी जिस दिन से अदम एतमाद आ गई। अच्छा, अदम एतमाद के पहले भी सिचुएशन खराब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त खान साहब कोई नी जर्क को मामला करने लग पड़े थे। IMF का जब उन्होंने अपना ग्राफ गिरते देखा तो उन्होंने एकदम पहले तो IMF से कमिटमेंट कर रहे, फिर उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, यानी मुआहदे के हिसाब से। वैसे प्राइम मिनिस्टर्स को तो चाहिए लोगों को रिलीफ देना, लेकिन अगर हम एक जुड़े हुए इंटरनेशनल निज़ाम में, तो उस इंटरनेशनल निज़ाम को या तो फिर आप मैनेज करने की सलाहियत रखते हो, तो या फिर उस किस तरह आप स्पेस निकालेंगे, यहाँ पे आपकी महारत है, यहीं पे आपकी कैपेसिटी समझ आती है। और यहीं पे वो इशू है कि कैपेसिटी की कमी इसलिए है हमारे एक वज़ीर आज़म में, हमारे कई वज़ीर आज़म में, कि वो मुशावरत से नहीं चलते, एक्सपर्टीज के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, एतमाद नहीं करते, क्योंकि वो अपनी ज़ात से बाहर नहीं आते, तो फैसलों में कोई कमी रह जाती है। हम उनकी शख्सियत को नहीं डिस्कस कर रहे, कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन लोगों को तो इस चीज से गर्जा है कि जहां आगे कैपेसिटी फेलियर होते हैं, कि वो उन्होंने कोई फैसला करना होता है वो फैसला कर नहीं पाते। फैसला तो ज़ाहिर उन्होंने करना होता है, आपने एक कदम आगे बढ़ना है और लोगों को कोई डिलीवर करना है, वो गलत भी हो सकता है फैसला, लेकिन अगर आप मुशावरत कर लेंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, मुशावरत तो कर लेंगे। यहाँ इशूज ये है कि बहुत कम हमारे लीडर्स मुशावरत कर रहे हैं, और मेरा हाल अब खान साहब भी नाराज भी इसीलिए होते हैं अपने लोगों से, जब वो आपको बताते हैं कि जनाब आप सुप्रीमो तो हैं, लेकिन जनाब कुछ चीजें ऐसे जा रही हैं, पहले फाइनल कॉल हुई, थोड़ा मार्जिन दीजिएगा। ये मुशावरत के टॉपिक पे मैं दोबारा आऊंगी। खान साहब की जो उनकी मुशावरत की कमेटी बनी है या मुज़ाकरात की कमेटी जिसे भी कह लीजिए, मैं सबसे पहले जान लूँ ज़रा अरशद साहब से, राना अरशद साहब से। राना साहब ये बताइएगा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अगला मरहला, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है फैज़ अहमद को बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट कर दिया गया है, ISPR की जानिब से आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। सर आगे बानी PTI के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि उनसे भी इनको लिंक किया जा सकता है, और हो सकता है कि बानी PTI का ट्रायल भी फौजी अदालत में चलाने के हवाले से मामला सामने आए। तो अगर ये मामला सामने आता है तो चूँकि वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर है तो परमिशन आप ही से लेनी पड़ेगी, सूबाई गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, तो परमिशन देंगे आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ, जो रहीम भी हैं, जो करीम भी हैं। और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूँ कि आर्मी एक्ट जो है उसके मुताबिक वो प्रोसीडिंग करते हैं, कोई नया एक्ट नहीं बना। ड्यूरिंग सर्विस या आफ्टर रिटायरमेंट वो बिल्कुल उनका जो पैरामीटर्स हैं, जो उनका आइन है वो डिक्लेयर्ड है, इसमें कोई अबहाम नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये चीजें इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं। आप देखिए कि 12 अगस्त के बाद ये 5वां महीना है, तो ये कोई एक दिन की बात नहीं, और जो पूरा सिस्टम है उनका अफवाज पाकिस्तान का, जो उनकी एजेंसीज हैं,
जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, जो उनके एविडेंस हैं, वो तमाम चीजें पहले कलेक्ट हुई, उसके बाद फिर ये प्रोसीडिंग जो है आखिरी मराहल आए। उससे पहले मेरा ख्याल पूछगिछ होती रही, लेकिन जब वो एविडेंस में उनका इन्वॉल्व होना ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, वो दोनों चीजें डिस्कस हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि डीजी आईएसपीआर ने बतौर अदारा उन्होंने तमाम चीजें अवाम के सामने रखी हैं, कुछ चीज छुपाई नहीं। और ये बड़ी क्लैरिटी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू में, और जिस चीज का उन्होंने तयन किया है, तो मैं समझता हूं कि ये छोटी बात नहीं। ये अगर कोई छोटे मोटे मामलात होते तो इस नहीं तक ये मामलात नहीं आने थे। तो मैं समझता हूं बतौर पॉलिटिकल वर्कर कि ये संजीदगी के साथ जब इन चीजों को देखा गया है, तो इसमें बहुत से अपडेट्स पाए गए हैं। और बतौर कोर कमांडर, और उसके बाद और 9 मई वाले जो एक ब्लैक डे था, उसमें भी उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट साबित हुई है, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आफ्टर क्लैरिटी और मैच्योरिटी के बाद इन चीजों का तयन किया गया है, और ये चीजें बहाम में नहीं है, क्लियर हो चुकी हैं। और इसमें देखिए जी, सिविलन का भी जो तयन है कि खान साहब के दौर में भी तकरीबन 2 दर्जन जो सिविलन लोग थे वो आर्मी कोर्ट्स में उनका ट्रायल हुआ था। तो जो आर्मी एक्ट की वायलेशन विद इन आर्मी बतौर अदारा होती है, या सिविलन अगर उन्हीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उनका अदारा उसके मुताबिक कार्रवाई करता है, और कोई नया कानून नहीं बना, ना ही कोई गवर्नमेंट की इसमें। राना साहब, मैं तो ये नहीं बात कर रही थी, मैं तो पूछ रही थी कि क्या बानी पीटीआई की अगर वो डिमांड की जाती है दूसरी जानिब से कि उनका भी फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, तो गवर्नमेंट तो डेफिनेटली पंजाब गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी होगी। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त उनकी गिरफ्तारी है अडियाला में, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट इसका परमिशन देगी? नहीं, मैं समझता हूं कि जो एक्ट हो चुका है या जो 9 मई वाला है, उसमें जो लोग मुलव्वस है वो बतौर अदारा जो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, वो लाहौर में हो या रावलपिंडी में हो या जीएचक्यू पर जो हमलावर लोग हुए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन आप देखें कि साल से ज्यादा का टाइम, 1.5 साल का होने को है, वो चीजें साबित हो चुकी हैं। और उसमें सूबाई गवर्नमेंट से अगर कोई, मैं समझता हूँ बतौर फेडरल या स्टेट से कुछ चीजें डिमांड की जाएंगी, तो उसमें तो कोई राय नहीं है। ठीक है, यानी कि आप उस बात को अलाउ करेंगे। अमजद इकबाल साहब से जानते हैं। ठीक है सर, आपको पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट आ गया राना साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं अमजद इकबाल साहब से जान लो। अमजद साहब, ये बताइएगा कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, राना साहब आपको पॉइंट आ गया ना? अब मुझे अमजद साहब से भी बात करने का मार्जन दे। अमजद साहब, ये जो चार्जेस लगे हुए हैं इस पे फैज़ हमीद साहब पे, ये जो इस हवाले से चार्जेस हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। इनमें सबसे जो संगीन है मेरे ख्याल में वो ये हो सकता है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना। सर, इस सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने वाला ये जो उन पे चार्ज फ्रेम किया गया है, इसमें तो उस वक्त की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है जो कि बानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, यानी कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो इनको उनसे लिंक किया जा सकता है। ये जो आज चार्जशीट इन पे हुई है उन पे भी हो सकती है, इसको वो समझा जाए। जी बिल्कुल, इसमें हो सकती है। बल्कि इसमें अगर इसी प्रेस रिलीज का एक और पॉइंट भी है, उसको भी आप पढ़ लें। उसमें 9 मई से जुड़े जो उनके हवाले से बात की गई है कि उसमें मजमूम सियासी अनासर की एमा और मिली में 9 मई से जुड़े। उसके बाद अंजय साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद आप सिग्नल्स में नहीं है। अच्छा, मैं अपनी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि जो जिन वाकयात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, कि इसमें सारे वो जाते हैं, उस तरफ जाता है, इन सबका रुख सियासी, जब हम बात करते हैं सियासी अनासर
पीटीआई ही शामिल है इसमें और पीटीआई की क़यादत शामिल है उसमें और किया गया उनको चार्जशीट किया गया। अमजद साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप जरा अपनी लोकेशन चेंज कर लें क्योंकि जहां पे भी आप बैठे हैं थोड़ा साइड पे हो जाएं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक होके आ रही है, वो जो तसलसल समझ नहीं आ रही मुझे कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप तक मेरी आवाज़ सही पहुंच रही है तो एक मरतबा फिर कोशिश करते हैं आपको सुनने की। जी प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जितने भी आपने जिक्र किया सियासी अनासर के, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच गई है? जी जी अब पहुंच रही है, अब बेहतर है। अच्छा चले, उसमें ये है कि ये देखिए एक चीज 9 मई के हवाले से उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उस प्रेस रिलीज में वो सर का जिक्र किया कि आप से जो कुछ हुआ वो भी शामिल तफ्तीश है। एक बात तो ये है, दूसरी बात देखिए ये सारा ये मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये दो इस अमजद साहब मैं माजरत चाहती हूँ, मैं अपनी टीम से कहूंगी आपसे दोबारा कनेक्ट करें क्योंकि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, इस इशू को फिक्स किया जाए। तसलसल टूट जाता है तो फिर बात की सही तरह से समझ नहीं आती कि आप क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं। साहब से जान लेते हैं। साहब इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, इसमें बानी पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट जो अभी हुई है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट, कितना समझते हैं कि ये उनके खिलाफ भी है? क्योंकि इसमें सही कह रहे हैं कि इनमें 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल है, ये भी उसका हिस्सा है। 9 मई के वाकयात में मुसल्लह अफवाज में खास तौर पे जो लोअर रैंक्स हैं, रैंक एंड फाइल जिसे कहते हैं, उनमें एक गुस्सा जरूर पाया जाता है कि जी हमारी अलामतों को भी गिराया गया, हमारे आगे घर भी जलाए गए या ये हुआ। अब देखें कल या परसों से एक बड़ी वायरल हुई है वीडियो, एक टीवी प्रोग्राम में हफीजुल्लाह नियाजी आए हैं, बड़े मोतबर शख्सियत हैं, उनके इख्तलाफात अपनी जगह, मैं उससे हट के बात करूँ, मेरे बड़े दोस्त हैं, मेरे लाइक ए ब्रदर एंड टू मी, मेरे साथ काफ़ी उनका बातचीत होती है, लेकिन मैंने उनकी एक बात पे बड़ा गौर किया कि वो कहते हैं मेरा बेटा हसन और इमरान खान दोनों ने इंसाइट किया वायलेंस, ये उन्होंने इसमें कोई लगी लिपटी रखी ही नहीं। उन्होंने कहा जी मई 9 यानी उनकी बात से ये नतीजा अखज़ होता है कि मई 9 के वाकयात हुए, यकीनन वो एक जगह तो हुए नहीं और उसमें वायलेंस इंसाइट हुआ है, यानी कि लोगों को तशद्दुद पे उकसाया गया और उसके नतीजे में ये वाकया हुआ। उसमें उसके नतीजा वो कहते हैं कि जी वो लफ्ज़ तो मैं नहीं वैसे कहना चाह रहा, वो कहते हैं जी मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में एक बाप की हैसियत से पेश हुआ और मैंने वहाँ एक ही इस्तदा की कि आप मुकदमात को चलने दें, फैसला होने दें, क्योंकि फौजी ट्रायल हो चुके हैं, जो 85 अफराद उनकी कस्टडी में हैं जिनमें उनका बेटा भी है, उनका ट्रायल 3 हफ्तों में मुकम्मल हो गया था, ये मई 9 से बाद, और इनका बेटा वैसे अगस्त में गिरफ्तार हुआ था। तो कहते हैं अब साल से वो अंदर हैं, ना वो अंडर ट्रायल हैं, उनका कोई स्टेटस नहीं है, ना वो कैदी हैं, ना वो सजा याफ्ता है, ना वो अंडर ट्रायल है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माजी में जो माजी के जज हजरात थे उन्होंने कोई एक फैसला ऐसा दे दिया कि जी आप ट्रायल कर लें लेकिन इसका अनाउंस ना करें, मशरूत कर दिया ना। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया, साहब ने जिक्र किया है उसमें एक सनसेट क्लॉज लगा दी गई थी। सनसेट क्लॉज होती है कि आप एक टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं कि चलें जी ये गदर हुआ, ये वायलेंस हुआ, ये गदर की कैफियत थी, ठीक है, अगर आर्मी एक्ट का इतलाक हो रहा है तो हम आपको अलाउ करते हैं इस हद तक, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इसकी अपीलें हमारे पास आएंगी। क्योंकि अपील की भी एक बड़ा होता है ना जी, एक खौफ तो होता है कि जी ना इंसाफी करते हुए अदालत सोचती है कि जी अपील में जाके ये फिर हमारा तो मकसद ही, क्योंकि फौजी अदालतों में तो सजा देना मकसद होता है, अगर सजा ने टर्न डाउन ही हो जाना है तो वो फिर एक ऊपर अम्ब्रेला रहेगी ना, ऊपर छतरी, तो या तो फिर वो यानी उनकी बात से नतीजा ये खस होता है कि या तो सनसेट क्लॉज लगा दी जाती या फिर एक बाकायदा बाज़ाब्ता हुक्म ही दे दिया जाए कि जनाब जो अंदर है उनको छोड़ा जाए, उनको इन अदालतों में पेश करके सर नो ट्रायल कर दिया जाए। अब वो कहते हैं कि मैं यही इस्तदा लेके गया हूँ कि जनाब आप 2-3 दिन खुदा के वास्ते, ये अंग्रेजी का एक लफ्ज़ होता है लैंग्विशिंग इन जेल्स, जेलों में गल सड़ रहे हैं, यानी उनको अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने दें या सजा दे कि उनको फाइनल पॉइंट जिसने नहीं किया वो माफ हो जाए। ठीक है, अमजद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। जी इकबाल साहब, होपफुली अब आपकी आवाज फिक्स हो गई होगी, जो इशू था अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, ये जो मियां साहब बात कर रहे थे ना, मैं थोड़ा सा इसके हवाले से, अगर मेरी आवाज क्लियर आपको? जी आपकी आवाज अब क्लियर है, आपकी आवाज अब क्लियर है, ठीक, आवाज अब क्लियर है सर आपकी। जी ओके।
अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि जो इस वक्त चूंकि फौजी अदालतों के बारे से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालतों में, और उसके बाद उसके ऊपर अभी इस वक्त रिव्यू चल रहा है, और जब तक वो फैसला नहीं होगा उसके उसके उस वक्त तक, अभी कल चूंकि ये जब जिसका जिक्र कर रहे थे मियां साहब, ख्वाजा अरस गए वहां पे इस्तदा लेके हुकूमत की कि जी वजारत दिफा की कि जी कि उनको ट्रायल करने थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में उसका बाद अगर उसका फैसला हो जाता है उस केस का, अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देती है कि जी कि सिविलियन के वो केसेस जिनका ताल्लुक फौज के साथ है या फौजी इदारों के साथ है या दिफा के साथ है, और जो मामला तो उनको चलाया जा सकता है या उसका जो भी वो उसका देते हैं, तो फिर तो ये हो सकता है, ये ट्रायल वहां पे जा सकता है। फिर वो किसी इजाजत की, हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं है उनको, वो तो कोर्ट ने फैसला करना यहाँ पे और वो वहां पे चला जाएगा केस। लेकिन अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती, तो कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो फिर ये नहीं जाएगा। लेकिन उसका भी तरीकाकार यही है, जैसे मियां साहब ने अभी जिक्र किया, प्रेस रिलीज जो आई है ISPR की, उसमें उन्होंने जो डायरेक्टली दो चीजों का जिक्र किया। एक तो ये 9 मई के वाकयात का, उसमें मजमूम सियासी अनासर की एमा पर वो जो काम सारा जी, और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है, ये भी पॉइंट है। जी, ठीक है ना, ये पॉइंट भी तो सारा उन्हीं के ऊपर जाता है ना कि वो इसमें शामिल थे। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत काम और बहुत वर्किंग हो चुकी है इस सारे मामले के ऊपर। और जब आती है कोई चीज, जब चार्जशीट उससे पहले तमाम तर तफ्तीश और सॉलिड मेरी जाती वो उनके पास मुकम्मल इस बात के सारा सबूत मौजूद है, और उसी की बिना पर ये सारा ये जो चार्ज फ्रेम हुआ है। चीजें नहीं होती कि ISPR एक प्रेस रिलीज जारी कर दे कि हम ये देखेंगे करेंगे, ये देखेंगे करेंगे नहीं है। फर्क करें, हम कहते हैं पुलिस का जो तरीकाकार है उसमें तरीकाकार ये होता है वो फौरी तौर पर FIR दर्ज करें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जी, बाद में बंदा साबित होता है। लेकिन उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि हमारे एक दूसरा इदारा है जिसको एंटी करप्शन का इदारा कहते हैं, वो पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद जाके FIR होती है, आगे अदालत तक जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है, और उनके ऊपर जो हमारी जो अब तक की जो सूरत है उसके मुताबिक ये इल्जामात हैं और उनके सबूत मौजूद है। आगे फिर अदालतें क्या फैसला करती हैं यह अलग है। तो अब तक जो चार्ज फ्रेम हुआ है जो उसके मुताबिक तो बड़े संगीन इल्जामात हैं। इसमें दो हिस्से हैं ना इस चार्ज फ्रेम के, और जो हमारे सामने एक तो सियासी है, जो सियासी मामला जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें हमें नजर आ रही है कि जी इसमें PTI की और क़यादत की इन्वॉल्वमेंट, और दूसरी तरफ जो जनरल फैज के, रिटायर्ड जनरल फैज के जो स्टेट के खिलाफ जो हमें नजर आती है चीज कि जी कि उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाना, ये बड़े संगीन इल्जामात हैं। ये इसको अब इसके पीछे कहानी क्या है वो हमें उस वक्त तक हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। हो सकता है कोई अफगानिस्तान के हवाले से हो सकता है TTP के हवाले से, हो सकता है इंटरनल मामला हों, उसमें क्या मामला है। जब ये अनफोल्ड होगा ये वाला पेज, तो उससे हमें पता चलेगा। क्योंकि ये जब ISPR अपनी प्रेस रिलीज में ये फिक्रा डालता है, ये अल्फाज डालता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि कहानी कोई इतनी आम और सादा नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। और इसका लेकिन इकबाल साहब, बानी PTI की जो 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मंजूर हो गई है, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट आ सकता है इस पे? देखिए, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये है कि वो एक रूटीन की दरख्वास्त है, वो समाअत होगी, यकीनन वो सुनी जाएगी, और उसको वो जो भी वो फैसला फर्क करें वो दे भी देते हैं कि जी अच्छा जी ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कोई तो। लेकिन ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि इसका तो उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं ना। क्या हमारे पास कोई कानून ऐसा मौजूद है कि अगर कोई कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है तो उसको रोक दिया जाए कि जी के प्लान पहले इदारा इन्वेस्टिगेशन करेगा? ऐसा तो नहीं है कोई भी सिलसिला, वो कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जब इनके आता है अगली जो मरहला आता है उसमें फैसला आ जाता है कि जी कि ये इल्जामात है जो साबित हो चुके हैं, इसमें ये सिविलियन शामिल है, उसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि जी कि यहाँ पे इसका नहीं हो सकता क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, तो वो सिविलियन अदालत को भेज सकती है वो सारा केस
कि जी हुकूमत को कह सकती है कि जी फिर वो केस सिविलियन अदालत में चला जाएगा। इकबाल साहब आपका पॉइंट है ना सारा कुछ, उसमें भी मुश्किलात है। अभी जो इस वक्त जो हमें नजर आती है पीटीआई के अंदर, जितनी भी ये बार बार एहतजाज की काल, हम कहते थे कि इसके पीछे कहानी कुछ और है। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी ये बात है कि सिलसिला कुछ और है, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली, मुझे तो जो नजर आती है पीटीआई की यानी कि अब ये जो सिविल नाफरमानी है ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने, हम जैसा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो राना साहब से जानेंगे कि क्या ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, कल उज़्मा कारदार साहबा ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि जी हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उस कमेटी के मेंबर वो होने चाहिए मुज़ाकराती कमेटी के जिसपे कोई केस ना हो। तो मैंने तहरीक इंसाफ के मेंबर से पूछा, नाज़रीन जिन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया हुआ था, हाफिज़ ज़ीशान साहब, उनसे पूछा कि आपकी जमात के अंदर कोई ऐसा एक मेंबर भी है या कोई ऐसा आपकी जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है, थर्ड ईयर लीडरशिप है, उनमें से कोई एक ऐसा जिसके ऊपर कोई केस ना हो। तो उन्होंने कहा कि दूरबीन लेके देखना पड़ेगा, वैसे तो शायद कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर केस ना हो। तो आखिर फिर हुकूमत मुज़ाकरात किससे करेगी, अगर उन पे तो सारे केसेस बने हुए हैं, और करेगी भी कि नहीं करेगी, क्या होगा? ये जो कहा जा रहा है कि मुज़ाकराती कमेटी बनी है और उसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी, उस तहरीक का एक ब्रेक के बाद।